जम्मू कश्मीर में खासतौर पे और सेंटर में भी, जिसे जानना हम सभी के लिए जरूरी है, जिस पे गौर करना हम सभी के लिए जरूरी है। क्या पीडीपी सदर वजीर आला उमर अब्दुल्ला को मरकजी हुकूमत से बराह रास्त टकराव के लिए प्रोवोक कर रही हैं? कठुआ और बारामूला के वाकयात को लेकर के जो सूरत हाल पैदा हुई है, उसके बाद तो उमर सरकार के तई पीडीपी का रवैया और भी ज्यादा जारहाना हुआ है। पीडीपी की तरफ से बार बार यह कहा जा रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को अवाम का मैंडेट मिला है, असेंबली में उमर सरकार को अक्सरियत हासिल है, लिहाजा मरकजी हुकूमत के मामले में और उनके सामने उन्हें इंसानी हुकूक के हवाले से मजबूती से अपना पक्ष रखना चाहिए, मौकिफ रखना चाहिए। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने वजीर आला से पूछा है कि गुज़िश्ता दिनों वजीर दाखिला से स्टेटहुड और लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के उनकी क्या बातचीत हुई, मरकज से उन्हें क्या यकीन दहानी कराई गई, और पीडीपी ये इल्जाम लगाती रही है कि हुकूमत में आने के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने एजेंडे से पीछे क्यों हटने लगी है। दीगर इलाकाई जमातें भी पार्टियां भी सरकार को लगातार घेरने की कोशिश में है। सवाल यह है कि मरकज और स्टेट के दरमियान जिन मुद्दों पर इख्तलाफात हैं, उसे लेकर के पीडीपी और अपोजिशन क्यों इतनी हमलावर है। असेंबली इंतखाबात में शिकस्त के बाद तो पीडीपी के तेवर और भी सख्त हो गए हैं। दिलचस्प बात यह है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला ने अपोजिशन को यह पहले ही बावर करा दिया था कि जिन्हें मरकज से लड़ना है वो लड़े, हुकूमत का ऐसा कोई इरादा नहीं है। क्या पीडीपी मौजूदा हुकूमत पर निशाना साध कर वादी में सियासी वजूद बचाने और अपना रिलेवेंस साबित करने की कोशिश कर रही है? इन सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस और उसके साथ साथ बीजेपी के लीडर और नुमाइंदे, और उनसे हम बातचीत भी करेंगे। लेकिन बातचीत शुरू करने से पहले आपको सुनाते हैं श्रीनगर में सहाफियों से बातचीत करते हुए महबूबा मुफ्ती ने किन किन मुद्दों पर उमर सरकार को निशाना साधा। वो यहाँ के वजीर आला हैं, उनके पास 50 एमएलए हैं, उनके पास मेंबर पार्लियामेंट है, उनकी एक अथॉरिटी है। अगर पीडीपी वाले होम मिनिस्टर से पूछना चाहें तो हम नहीं पूछ सकते, पर कि उमर साहब को चीफ मिनिस्टर अगर वो गए तो उनको वहाँ होम मिनिस्टर साहब से बात करनी चाहिए थी कि अगर जम्मू कश्मीर में आप कहते हैं हालात बिल्कुल ठीक ठाक है, मिलिटेंसी के साथ आप मुकाबला कर लीजिए, मगर जो आम लोग हैं, जो बेगुनाह लोग हैं, उनके साथ आर्मी की तरफ से किसी आर्मी के, मैं नहीं कहती सारी आर्मी खराब है, मगर अगर कोई गलती करता है उसकी निशानदेही होनी चाहिए, उसको सजा मिलनी चाहिए। स्टेटहुड तो ठीक है, आज नहीं कल नहीं परसों स्टेटहुड तो मिल ही जाएगा, मगर ये जो जम्मू कश्मीर के लोगों ने इतनी बड़ी तादाद में वोट दिया इस सरकार को कि सबसे पहले तो जान है तो जहान है। स्टेटहुड तब है जब इंसान जिंदा रहेंगे। तो मुझे ये अफसोस है कि उन्होंने ये बात नहीं की, करनी चाहिए थी। मैं एक चीफ मिनिस्टर रह चुकी हूँ, होम मिनिस्टर की बेटी हूँ, इल्तिजा, शी इज अ लॉ अबाइडिंग सिटीजन। तो आप बिना हमें बताए, कोई वजह के बिना क्या कहे, हमारे दरवाजे को लॉक कर देते हैं, ताला लगाते हैं। यहाँ तक कि जो उसकी गाड़ी थी, उसके जो पीएसओ उनको रोका गया, उनको बोला कि आप वहां नहीं जाएंगे। अगर आपने उनके पीएसओ को खुद रोका, गाड़ी उसको भेजी नहीं, तो फिर आपने उन्हीं पीएसओ को कैसे सस्पेंड किया? से जो इन्वॉल्व है उसके खिलाफ क्या एक्शन है हमें कोई मालूम नहीं है। जो आर्मी वाला इन्वॉल्व है बम्बई किलिंग में, उसके खिलाफ क्या एक्शन हुआ हमें कोई मालूम नहीं है, उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। मगर इल्तिजा के 2 पीएसओ जिनका कोई कसूर नहीं है, हमीद और बशारत, जो इसलिए साथ है कि उनको इल्तिजा की प्रोटेक्शन करनी है, बल्कि इल्तिजा की जासूसी नहीं करनी है, तो उनको इसलिए सजा दी गई कि आप इल्तिजा की जासूसी क्यों नहीं करते हो। उधर नेशनल कॉन्फ्रेंस का कहना है कि कठुआ और बारामूला वाकयात को लेकर के हुकूमत बराह रास्त दखल देने की मिजाज नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि डायरेक्ट हुकूमत यानी उमर सरकार दखल नहीं दे सकती। जदे बल्कि रुकन असम्बली ने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर का मामला सूबाई सरकार के दायरे इख्तियार से बाहर है, लिहाजा गुज़िश्ता दिनों वज़ीर दाखिला से मुलाकात के दौरान वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने दीगर मुद्दों के साथ साथ इन दोनों वाकयात पर भी तफसीली बातचीत की। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला का मौक़िफ़ वाज़ेह है कि मासूम लोगों को किसी भी तौर से निराशा और उनको निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए था। उन्होंने ये भी कहा कि सारे मसाइल का हल स्टेटहुड की बहाली से जुड़ा हुआ है, लेकिन सवाल यह है कि क्या स्टेटहुड के बाद ये सारे मसले हल हो जाएंगे? हमारे वजीर आला उमर अब्दुल्ला साहब यूनियन होम मिनिस्टर से मिले और कठुआ और सोपोर के बारे में बात की और कहा कि ऐसी चीजें जम्मू कश्मीर के लोगों को एलिनेट करेंगी और यहाँ के लोगों को एक साथ चलाना है। अगर यहाँ हालात ठीक करनी है तो उसके ऊपर बात है, टाइम बाउंड इंक्वायरी की बात हुई है। तो हम लोगों ने जो सबसे टॉप लेवल है
इस हुकूमत ने उठाया है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी इम्पोर्टेंट है कि जो लॉ एंड ऑर्डर और होम है वो हमारे हाथ में नहीं, तो डायरेक्टली हम इसमें इन्वॉल्व नहीं हो सकते। बहुत चीज़ें हैं जो रुकी हुई हैं स्टेटहुड की वजह से, बहुत चीज़ें हैं जिनमें ड्यूअल कंट्रोल है। उन सब का एक ही इलाज है, वो है कि स्टेटहुड रेस्टोर हो। हालांकि जम्मू कश्मीर के जनरल सेक्रेटरी तरुण चौग ने भी उमर अब्दुल्ला सरकार पर हमला किया। कहा कि उमर सरकार लोगों से किए गए वादे पूरा करे। मोदी सरकार ने जो वादे किए हैं वो जल्द पूरे किए जाएंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी देश के पवित्र सदन पर स्पष्ट कर चुके हैं कि जम्मू कश्मीर को जल्दी ही स्टेटहुड मिलेगा। खुद देश के गृह मंत्री यहाँ जम्मू के अंदर खड़े होकर प्रेस के सामने, जनता के सामने ये घोषणा करके गए हैं स्टेटहुड मिलेगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस बासी कड़ी में उबाल दे रही है, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। मैं उनसे कहना चाहूंगा, उमर अब्दुल्ला साहब अपने किए हुए वादे पूरे करें। तो जाहिर है कि इस तरह की बातें कहना, करना या फिर ऑन ग्राउंड जो सिचुएशन नजर आ रही है उसमें बहुत सारी झोल है, चीजों को समझना भी जरूरी है। आबिद वानी साहब जेकेएनसी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एडवोकेट आदित्य गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं पीडीपी से, और राकेश कौल साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं बीजेपी से, बीजेपी के डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट हैं। राकेश कौल साहब, जो सिचुएशन चल रही है आपको क्यों लग रहा है कि मायूसी का शिकार है एनसी या फिर उनके पास कोई मुद्दे नहीं है? जो वही तो हमने कहा, हमारे जनरल सेक्रेटरी जो हमारे नेशनल जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग जी ने कहा है, जो इन्होंने वादे किए हैं उनको पहले उन वादों को पूरा करना है। तो ये चीजें इसमें कौन सी टिप्पणी है कि जो आप इलेक्शन में आए, जो मैनिफेस्टो आपने दिया है, जो आप लोगों ने जिस पर इलेक्शन जीता और जो पब्लिक ने मैंडेट दिया आपको, उन वादों के लिए आप पहले वो काम कीजिए। आप सियासत दूसरी मत कीजिए, आप खाली उसके पीछे मत जाइए कि हमें स्टेटहुड कब मिलेगा, हमारे पास पे पावर्स नहीं है, ये चीज नहीं है। ये अब जब से इलेक्शन हो चुका है तब से यही अलाप ये चलते रहते हैं, इससे कुछ नहीं होता, क्योंकि ये पटक गए अपने वादों से। ये पब्लिक को जो मैनिफेस्टो दिया है अब ये उसी में खुद उलझे कि हम क्या करेंगे। तो ये चीजें इनकी आदत रही है, हर सालों से इन्होंने हुकूमत की है, बेवकूफ बनाने की बात की करने के लिए पब्लिक को। फिर भी आज पब्लिक ने, क्योंकि हमने पहले डिबेटों में भी मैंने कहा कि जो पब्लिक का मैंडेट है, तो मैंडेट उनको मिला है, हम उसको सराहनीय करते हैं। ठीक है कौल साहब, आप कहते हैं तो जाहिर है कि उसमें दम भी है, लेकिन मैं आपसे ये समझने की कोशिश करूंगा, आप जो 3 महीने 4 महीने पहले आई सरकार, उसे कह रहे कि अपने वादे पूरे करिए। उन्होंने वादे 370 के लिए भी किया था, स्टेटहुड के लिए भी किया था। तो ये सारी चीजें आपके हाथ में, आप क्यों नहीं अपने वादे पूरे कर रहे हैं जम्मू कश्मीर के लोगों से, सियासतदानों से, पार्टियों से? देखिए, हम ये बात क्लियर करना चाहते हैं और हर वक्त हमने क्लियर किया है जी कि 370 ये जो सपने भी देख रहे हैं वो सपने में भी नहीं आएगा ना, कभी 370 वापस आएगा। रही बात स्टेटहुड की, ये आईवान में जो हमारे भी तरुण चुग साहब ने कहा, हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब ने भी कहा है, और ये प्रधानमंत्री और हमारे गृह मंत्री जी ने पूरे आह्वान में कहा है, जहां हमारी किताब पढ़ी है, जहां हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, वहां पर उन्होंने वादा किया और अपने टाइम पर हमने क्या किया, बार बार इनकी वही तो क्वेश्चन राइट, कहां पर क्वेश्चन उठ रहा है? क्वेश्चन ये आ रहा है कि इन्होंने कि खाली इसके पीछे कि हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे पास स्टेटहुड जब आज आएगा तब तक हम करेंगे। भाई साहब, जो बाकी काम है, जो दिल्ली में तो गवर्नमेंट चल रही थी केजरीवाल की, चले गई ना, क्योंकि वो भी ऐसे कर रहे थे। लोगों के इनके पास पावर है, जो उनके पास डिपार्टमेंट्स है, वो पहले वो दिखाए ना। मुझे, मैं अपनी नेशनल कॉन्फ्रेंस के भाई साहब जो बैठे हैं वहां पर, उनसे भी प्रश्न है, पीडीपी से प्रश्न है, मुझे कहते हैं कि 3 महीने 4 महीने, हम ये भी कहते हैं कि 4 महीने कितना करेंगे, और 4 महीने मुझे एक टिप्पणी और एक काम बता दीजिए, एक काम बता दीजिए जो उन्होंने पूरा किया। खाली स्टेटहुड के ऊपर रोना धोना। भाई साहब, जब गृह मंत्री और प्रधानमंत्री जी, क्योंकि प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी से है, मगर प्रधानमंत्री पूरे देश का प्रधानमंत्री है, ये गृह मंत्री पूरे देश के गृह मंत्री है, तो इसमें वहां पर आईवान तो पूरे पब्लिक। चलिए, हम आपका सवाल रख देते हैं, और आबिद वानी साहब मैं सीधा आपकी तरफ आऊंगा उसके बाद। बार बार इसको रबड़ खींचने के लिए ये काम करना है कि इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। जो मैनिफेस्टो ये बेवकूफी की बात कर रहे थे 60 सालों में भी, आज भी तो
तो ये चीजें चलती रहती, इन पर कोई टिप्पणी करने की बात नहीं है कि इनको। चलिए, टिप्पणी के लिए खैर बहुत सारे सवाल हैं जो मैं आपसे पूछूंगा, लेकिन उससे पहले आबिद वानी साहब से आपका सवाल पूछ लेता हूं। वानी साहब, जो पावर है आपको कम से कम वही पूरे कर दीजिए। इस तरीके के रोजाना, अभी आपने बयान दिया कि कठवा बारामूला में जो कुछ हुआ वो हमारे दायरा इख्तियार में नहीं है। क्यों नहीं है साहब? आवाम आपकी नहीं है, लोग आपके नहीं है, उनके साथ नाइंसाफी हो रही है, तो क्या वो आपके साथ नहीं हुआ? देखिए, पहले तो मैं इब्तिदाई तौर पे आपका शुक्रिया अदा करूंगा, क्योंकि जो डिबेट का टॉपिक है मुझे बड़ा अच्छा लगा। और अकाउंटेबिलिटी दोनों साइड से होनी चाहिए, अपोजिशन से भी और रूलिंग से भी। और वहीं पर न्यूट्रल मीडिया का हमें एक हिसाब का एतराफ हो जाता है, और वहीं पर जो डेमोक्रेसी है वो पनपती है। देखिए, जहां तक बात है, बीजेपी के भाई साहब यहाँ पर बात कर रहे थे, तो मैंडेट जहां हमें मिला है गवर्न करने का, तो इनके पास जम्मू से कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन का एक बड़ा मैंडेट मिला है, और कहीं ना कहीं बीजेपी उस मैंडेट का उल्लंघन करती आ रही है पहले दिन से। अब आप ये पूछेंगे कि कैसे उन्होंने उल्लंघन किया। देखिए, स्टेटहुड से फायदा सिर्फ कश्मीर के लोगों को नहीं हो रहा। अगर स्टेटहुड यकसा आवाज है हर किसी पॉलिटिकल पार्टी की जम्मू कश्मीर में, खाली बीजेपी के, सिवाय बीजेपी इसको एक पेसिमिस्टिक नजरिए से देखती है कि क्या आप ये रोना मत रोइए कि स्टेटहुड है तो आपके ये काम नहीं हो रहे। देखिए, बिल्कुल स्टेटहुड नहीं है तो तभी हमारे पास लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन यहाँ की नहीं है। स्टेटहुड नहीं है तभी हमारे पास रेवेन्यू पे हमारा इख्तियार नहीं है। स्टेटहुड नहीं है तभी हमारे पास प्रिजन्स और एडवोकेट जनरल को अपॉइंट करना हमारे पास की बात नहीं है। तो ये बाय लॉ, बाय नेचर ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, ये पावर्स हमारे पास नहीं है। जहां तक स्टेटहुड की बात है, तो मुझे नहीं लगता है बीजेपी को ये गिला रखना चाहिए कि नेशनल कॉन्फ्रेंस बार बार स्टेटहुड रिस्टोरेशन की बात कर रही है, उसके लिए लड़ रही है। कैबिनेट में 18 अक्टूबर को पहली कैबिनेट मीटिंग में हमने उसका रेजोल्यूशन भी लाया, क्योंकि दैट इज द रिफ्लेक्टिव ऑफ द विल ऑफ द पीपल। हमें जो मैंडेट मिला है वो 5 साल का मिला है, और 4 महीने में हमने क्या क्या किया मैं आपको गिरा देता हूं। हमने स्टेटहुड पे कैबिनेट रेजोल्यूशन लाया, और उस रेजोल्यूशन को लेके उमर साहब नेक्स्ट उसके अगले ही हफ्ते होम मिनिस्टर साहब से मिले, उनके साथ उस पर वार्तालाप हुई, सिक्योरिटी सिचुएशन पे वार्तालाप हुई। आज भी जब उमर साहब उनसे मिले तो स्टेटहुड का मुद्दा टॉप प्रायोरिटी पे था, सिक्योरिटी सिचुएशन और कोटवा किलिंग्स पे भी बात हुई। देखिए, जहां महबूबा मुफ्ती साहिबा आज असेंबली के बाहर हमारी अपोजिशन कर रही है, क्योंकि वो लॉ मेकर तो है नहीं, बिल्कुल करनी चाहिए अपोजिशन, मगर अपोजिशन के साथ एक मॉरल हाई ग्राउंड जब वो लेती है तो उनको याद रखना चाहिए जब वो यूनिफाइड कमांड की हेड थी और चीफ मिनिस्टर थी एक फुल फ्लेज्ड स्टेट और स्पेशल स्टेट की, तब यूनिफाइड कमांड में उन्होंने ये डिसीजन नहीं लिए कि जब 2016 में अनगिनत किलिंग्स हुई, अनगिनत पैलेट विक्टिम्स बने, बहुत लोग अंधे हुए, उसमें तो कोई रोक नहीं लगी उस टाइम तो उन्होंने कोई, बजाय उसके उन्होंने तो मीडिया को डांट कर ये भी बोला था कि कॉफी और टॉफी लेने गए थे क्या हमारे बच्चे वहां पे धमाल हाजीपुरा, क्या वो टॉफी लेने गए थे। तो ये चीजें उनको शोभा नहीं देती। मुझे लगता है वो उम्रा करके आई है, माशाल्लाह, अल्लाह तौफीक दे हम भी जाए, लेकिन उसके बाद एक सोल सर्चिंग की भी मुद्दे उठाए जिससे लोगों को फायदा हो, लोगों को। एक बात बताइए, ठीक है आबिद साहब, आप बात पूरी कर लीजिएगा। मैं जाहिर है कि आप चूंकि पुराना किस्सा आपने छेड़ दिया, लेकिन फिर भी मैं जहां तक मुझे याद पड़ता है 2010 में वामिक वानी साहब का बच्चा था एक 10-11 साल का, उसकी मौत हुई थी पुलिस के जरिए। आज तक तो उसके बाप को इंसाफ नहीं मिला। उस वक्त तो आप थे, कंट्रोल कर रहे थे सारी चीजें। तो जब उस 10-11 साल के बच्चे को आप इंसाफ नहीं दिला पाए, आप 2016 का जो है कहानी सुना रहे हैं हमें। देखिए हमने ये नहीं कहा कि हम कोई मसीहा बन के आए थे उस टाइम लोगों में। हमारे दौरे इख्तिदार में एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर हुआ है, उसमें कोई शक नहीं है। और उस टाइम अगर आपको याद हो, उमर साहब ने ऑन द फ्लोर ऑफ द असेंबली ये बात एक्सेप्ट की कि चाहे गोली मैंने नहीं चलाई हो, बट एज अ फादरली फिगर ऑफ द स्टेट ये जिम्मेदारी मुझ पे, एटलीस्ट ही अपोलोजाइज टू हिज पीपल। एटलीस्ट उनमें इतनी तो कुव्वत थी, इतनी तो मॉरलिटी बची थी, मॉरली बैंकरप्ट नहीं हुए थे कि उन्होंने लोगों के सामने अपना सर खम किया और एडमिट किया कि हमसे गलतियां हुई हैं। यही तो पॉइंट है आबिद साहब कि ये पीडीपी तो यही तो कह रही है कि अगर उस वक्त आप कर सकते थे, आपने कम से कम जो है अपोलोजाइज किया, तो अभी इस वक्त खामोश क्यों हैं? क्या वजह है? किसको खुश करना चाह रहे हैं? आज देखिए, आप तो खुद ज़हीन जर्नलिस्ट हैं। जब लॉ एंड ऑर्डर की चाबी होम मिनिस्ट्री के पास है, जब यूनिफाइड कमांड का डायरेक्ट कंट्रोल होम मिनिस्टर के पास है, हम कर सकते हैं। और हमने वो बाहर सबसे बेहतरीन जगह लगाई जो कि होम मिनिस्ट्री के पास। हम तो होम मिनिस्टर के पास गए और उमर साहब ने खुद भी ट्वीट करके उसी दिन इसको। चलिए, इस चीज का जवाब जो है पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव्स देंगे। आदित्य साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगा। भाई, क्यों उकसा रहे हैं आप सरकार को? अभी 2-3 महीने हुए, थोड़ा काम करने दीजिए आसानी से। एडवोकेट साहब,
आवाज नहीं आ रही है सर आपकी, शायद जरा देख लीजिए म्यूट वगैरह तो नहीं है। हाँ जी अब आ रही है। आप ठीक है? जी 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 बोलिए। पहले तो आपको नमस्कार और मेरे फेलो पैनलिस्ट सबको नमस्कार। देखिए ऐसा है कि हम ऑपोजिशन पार्टी हैं। अगर पार्टी एक मैंडेट लेकर आती है और उसके बाद उस मैंडेट के बेस के ऊपर उसको 50 एमएलए मिलते हैं, एक कैबिनेट बनता है, फुल फैनफेयर के साथ आप चीफ मिनिस्टरशिप बनते हैं, आप गाड़ियां खरीदते हैं, आप दिल्ली जाते हैं, आप सेंटर से बात करते हैं, एवरीथिंग दैट यू आर ट्राइंग टू डू, बट सब कुछ सुपरफिशियल है। आपके पास यूनिफाइड कमांड की नहीं है चार्ज, आपके पास लॉ एंड ऑर्डर की कमांड है। क्या जबान के ऊपर चाबी लगी है क्या? आप एल पैसो लंच कर सकते हो जो भी आपका है वहां पर कश्मीर दिल्ली में जाकर, उस दिन आप उठ के ये नहीं कह सकते कि उठ के एक जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए। व्हाट आर वी आस्किंग? वी आर सेइंग गेट अ रिटायर्ड हाई कोर्ट जज टू इन्वेस्टिगेट द रीजंस बिकॉज ऑफ व्हिच द पर्सन इन कठुआ कमिटेड सुसाइड। We are saying get a judicial inquiry done with regard to the death of a person who happens to be a driver in Baramulla in Kashmir. आपको इस दो चीजों करने में, ये चीज मुंह से अल्फाज निकालने में क्या दिक्कत हो रही है? तो अभी फिलहाल जो जांच चल रही है, क्या आपको उन तमाम तर जांच पे भरोसा नहीं है? आपको मैं एक चीज बोलता हूँ जी, हमारे में वकालत में एक बड़ा सिंपल प्रोविजन है जिसको सिंपल टर्म है जिसको कहते हैं जज ऑफ योर ओन कॉज। एसएचओ के खिलाफ है, आप वहां तहसीलदार से करवा रहे हैं इंक्वायरी, या फॉर दैट मैटर अगर आप तहसीलदार से नहीं भी करवा रहे इंक्वायरी, आप तहसीलदार से या अपने पुलिस ऑफिसर से करवा रहे हैं, उससे अच्छा आप जुडिशियल रिटायर्ड हाईकोर्ट जज से करवाने में क्या दिक्कत है? इज अ रिटायर्ड हाईकोर्ट जज गोइंग टू डू एनीथिंग जो आपको पसंद नहीं है? और बात यहां पर है नेशनल कॉन्फ्रेंस की चुप्पी पे। उमर साहब ने जो एक टोपी खोलकर ऐसे रखी थी, आज हम कह रहे जनाब टोपी मत उतारो, जबान खोलो, जबान खोल के बात करो। आप होम मिनिस्टर से बात करने गए थे, आपको होम मिनिस्टर को कहना चाहिए था सर लोगों का कॉन्फ्रेंस जीतना ज्यादा जरूरी है। उस कॉन्फ्रेंस को जीतने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए? वी शुड डू एन इंडिपेंडेंट इंक्वायरी इनटू इट। वो इंडिपेंडेंट इंक्वायरी कैसी होगी? जुडिशियल ऑफिसर से करो। हम कौन सा कोई आपसे कह रहे हैं कि सजा दे दो उसको? क्या पता अगर एक महीने के अंदर आप प्रॉपर जुडिशियल इंक्वायरी करते हो, एक महीने के अंदर ये फाइंडिंग आती है कि नहीं, ही वाज नॉट प्रेस्ड टुवर्ड्स द एंड, कि उस लड़के ने सुसाइड नॉट अंडर द प्रेशर ऑफ पुलिस किया, उस पुलिस वाले को भी टार्निश हट जाएगा ना। हालांकि सारे की सारी दुनिया वहां पर बिलावर के सब लोग कहते हैं कि ये जबरदस्ती फंसाता था, एक्सटॉर्शनिस्ट था, तो लेट दीज थिंग्स बी इन्वेस्टिगेटेड। वो उसको थाने में बुलाकर उस लड़के को अगर आपने टॉर्चर किया, वो सीसीटीवी में रिकॉर्डेड होगा, किसी ना किसी इंक्वायरी होगी, कोई सवाल जवाबदेही तो देनी है। आपने मिलिटेंसी को हैंडल किया परफेक्टली, लेकिन लोगों का विश्वास जीतना बड़ा जरूरी है। अ पर्सन शुड नॉट फील कि यार मेरे कल को जम्मू कश्मीर के किसी भी कोने में कुछ भी होगा, कल को कोई भी पुलिस वाला मुझे गले से पकड़ लेगा और मुझ पर प्रेशर डालेगा, तू मिलिटेंट है क्या? ठीक है, इस बात के लिए मैं जवाब लूंगा दोनों पार्टियों से। मैं आदित्य जी एक चीज और समझने की कोशिश करूंगा। देखिए पुलिस डिपार्टमेंटल जांच करिए, सारा जांच अलग अलग तरीके से, मेरे ख्याल से 3-4 जांच ऐसे हो रहे हैं। जांच डिपार्टमेंट अपने तरीके से करेगा, सरकार अपनी तरफ से तरीके से करेंगे, या फिर आप जो तरीका बताएंगे उस तरीके से जांच होगी? सिंपल एज दैट। मैं आपको वो तरीका बता रहा हूं विच विल नॉट बी क्वेश्चनड एट ऑल। आप इंक्वायरी में अगर आप पुलिस से ही करवा रहे, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी, ही शुड बी प्लेस्ड अंडर सस्पेंशन फर्स्ट थिंग। हैव यू प्लेस्ड हिम अंडर सस्पेंशन? एक आदमी मरा है, आमिर साहब, आप, मैं, एनसी के स्पोक्सपर्सन, बीजेपी के डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट, ये बात जरूर समझे कि एक इंसान मरा है। हमने जान को अहमियत देनी बंद कर दी। हम कैजुअली डिस्कस करते हैं कि साहब मर गया। हमें अपनी जिंदगी की या खून की कीमत तो समझो। जब आदमी कोई मारा गया है, उसके परिवार पे लास्टिंग इफेक्ट क्या होता है? आप भी एक मिनट के लिए सोचो, आपके साथ कोई आदमी बैठा कल को मर जाए फॉर नो रीजंस, सुसाइड कमिट कर लिया अंडर प्रेशर। क्या प्रेशर था? किसने मोटिवेट किया? किसने उसको पुश किया? अबेटमेंट है ना सुसाइड की, तो वो जो इन्वेस्टिगेट नहीं होगी। अगर पुलिस इज द कल्प्रिट, इफ अ पुलिस ऑफिसर, सिटिंग पुलिस ऑफिसर इज द कल्प्रिट, गेट एन इंडिपेंडेंट इंक्वायरी जो इस किसी भी पॉलिटिकल डोमेन से आउट होगी। सो गेटिंग अ रिटायर्ड हाई कोर्ट जज और गेटिंग अ सिटिंग हाई कोर्ट जज टू इंक्वायर अबाउट इट इज द बेस्ट थिंग टू डू। आपको नहीं पसंद है तो ठीक है, बट व्हाट वी आर सेइंग इज नॉर्मली लोगों का कॉन्फिडेंस जीतना है। लोगों का कॉन्फिडेंस तब जीता जाएगा अगर आप काम वो करेंगे जिसके अंदर क्लैरिटी होगी और किसी किस्म का कोई सवाल नहीं उठाएगा। आप खुद देखिए, अगर यही बात अगर गवर्नमेंट को बिल्कुल इंटेंट होता ना कि कुछ इंक्वायरी करनी है, तो इल्तिजा को डिटेन नहीं किया जाता। ठीक है, हम उस पे भी आएंगे। इल्तिजा मुफ्ती साहब के कठुआ से आती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए रोका गया। बिल्कुल, इल्तिजा मुफ्ती साहबा की उस वाले इस पे भी आएंगे, डिटेन वाली बात पे भी। और ये दोनों पार्टीज का एक आदमी भी बोला नहीं।
मुझे समझ नहीं आता कि अगर कल को रविंदर रैना साहब जो बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट थे, सत शर्मा साहब, उनको डिटेन करती गवर्नमेंट की प्रेस कॉन्फ्रेंस ही करनी होगी, मैं सबसे पहले जाकर वहां खड़ा हुआ। व्हाट इज दिस? अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस को जब डिटेन किया जाता तब तो ये बड़ा बोलते थे, आज मुंह बंद हो गया। ठीक है, कुछ सवाल हैं जो आपसे मैं करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं, और इस सिलसिले में मैं सवाल करूंगा आपसे। कौल साहब, एक चीज समझने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ये बात एक सिलसिले की निकल चली है, तो पहले इसे खत्म कर लेते हैं, फिर आएंगे इन तमाम तर चीजों पे। कौल साहब, मैं आपसे समझूंगा, क्या जम्मू कश्मीर के लोगों का खून इतना सस्ता हो गया? हुकूमत आपके पास में है, एडमिनिस्ट्रेशन आपके पास में है, पूरा अपोजिशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, एक किसी भी तरफ से आवाज नहीं आती, सिर्फ कंडेम किया जाता है, तो क्या जम्मू कश्मीर के लोगों का खून इतना सस्ता हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ा? मॉरली ग्राउंड पे सोचिए, एटलीस्ट जो आदित्य गुप्ता जी कह रहे थे। देखिए, ऐसा मैं कहना चाहता हूँ कि जो उन्होंने बात की कि इंसान है, बिल्कुल हम उससे जी ये भी कहते हटेंगे नहीं, क्योंकि हमने कहा कि हमारी पार्टी जो है बिल्कुल सच के साथ है, मगर जो जान गई है वो वापस नहीं आती। अगर ये गलत हो चुका है, अगर ये गलत है, अगर उस पर ये जो एलिगेशन लगा रहे कि उसने, देखिए उसने आत्महत्या की है, वो तो देखो इंसान तो वापस नहीं है कि हम उनकी आत्मा को शांति के लिए प्रार्थना भी कर रहे हैं, मगर जो इल्जाम लगा रहे कि इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही है, जज साहब से होनी चाहिए। देखिए, हर एक चीज का एक पहलू होता है, हर एक चीज के एक स्टेप्स होते हैं, बिल्कुल जायज है। और आपको मैं यकीन दिलाना चाहता हूँ, इनकी जो इस वक्त की गवर्नमेंट या ये कहते हैं सेंटर से या हमारे पास, हम आपसे वादा करना चाहते हैं, हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं, कुछ ही दिनों में ये सारा कुछ निकलेगा, जो भी इसमें इन्वॉल्व होगा उसको सजा मिलेगी। ये वाईसी सेंटर की गवर्नमेंट है, एज वेल एज जो एसजी साहब की और हमारे इस वक्त जो चीफ मिनिस्टर साहब है, इनकी देखिए हम इसमें पॉलिटिक्स नहीं करेंगे, इसमें किसी पार्टी को पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए। ये सबसे बड़ा, अगर कोई पॉलिटिक्स कर रहा है इसमें तो पाप, इनकी ये सबसे बड़ा गुनाह है। अगर कोई बेचारा मर गया है किसी की मतलब वजह से, अगर उसका कसूर भी नहीं है, मगर इस कसूर है उसको हम सर इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ एक चीज समझूंगा आपसे। देखिए, अभी सिर्फ 2 मामलों में, कौल साहब 2 मामलों में अब तक मेरे आंकड़े के हिसाब से 5-3-800 लोगों को डिटेन किया गया है, उनका कोई अता पता नहीं है। ये 2 मामले चूंकि हाईलाइट हो गए तो सियासत चल रही है, लेकिन फिर भी इतना ज्यादा जम्मू कश्मीर को टाइटन क्यों करना? क्या ये आजाद रहने के जी जब इनकी गवर्नमेंट थी, एज वेल एज नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी, क्या मैं गिन के दे दूं कितने कितने ऐसे चीजें हुए थे जो नहीं होने चाहिए थे, नहीं होने चाहिए। मैं आज भी कंडेम कर रहा हूँ, मैं आज भी भारतीय जनता पार्टी के एक छोटा कार्यकर्ता के नाते इसे मैं कंडेम कर रहा हूँ चीजों को, हमारी पार्टी ने भी कंडेम कर। चलिए मान लीजिए उन्होंने बुरा किया, आप भी बुरा करेंगे कौल साहब? मगर नहीं, इन्वेस्टिगेशन का मुद्दा है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है। मैंने आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, जितने भी मेरे भाई बैठे, चाहे पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बैठे हैं, गलत है, गलत का कभी भारतीय जनता पार्टी और पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट, साथ ही एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की इस वक्त गवर्नमेंट है, हमारी अपोजिशन है, या मैं कहना चाहता हूँ कि आपको इन्वेस्टिगेशन हो रही है, अभी 2-4 दिन वेट कीजिए, आपको पता चलेगा जो कल्प्रिट्स है, अगर ये बिल्कुल सही है कि उसने आत्महत्या की है, उसने क्यों किया, कैसे हुआ। कौल साहब, आप बहुत सीनियर और आप काफी सीनियर हैं, संजीदा हैं, और आपको जम्मू कश्मीर के हर एक हिस्ट्री पता है। मेरे ख्याल से आपके सामने दोहराने की जरूरत नहीं। जिस वामिक वानी का भी जिक्र कर रहा था, श्रीनगर में मौत हुई थी, 10-11 साल का बच्चा था, आज इतने साल हो गए, आज तक उसे इंसाफ नहीं मिला, पुलिस के जरिए सारी चीजें हुई थी। मैं आपको ये नहीं कर रहा हूं, देखिए डिपार्टमेंट अपने, मैं ये नहीं कर रहा, कोई इल्जाम नहीं है। कौल साहब लेट मी फिनिश कौल साहब, कोई इल्जाम नहीं है, सवाल सिर्फ इतना है कि जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से आदित्य जी कह रहे थे, उनका सवाल भी बेजा नहीं है। उस चीज पे हमें गौर करना चाहिए कि कहीं ना कहीं लोगों के साथ इंसाफ होता नहीं है। लोगों को जिस चीज पे, जिस इंसाफ पे भरोसा है, आखिर उस वे से क्यों नहीं गुजरा जाता? अपने तौर से आप कातिल और आप ही जांच कर रहे हैं, तो ये मतलब नहीं हुआ ना सर। शाहिद साहब, मैं कहना चाहता हूँ, जितना 2014 से तक इंसाफ मिला, जो इंसाफ नहीं मिल रहा था, आपकी फाइलें एडवोकेट साहब बैठे हैं, इनके कैमरों में बैठे होती थी, इतने केसेस सॉल्व नहीं हो रहे थे। आज आप देख लीजिए कि कितने मतलब एक दिन में पेशी होते, 2 दिन 3 दिन में खत्म होते, तो इस वक्त चलिए मिल नहीं रहा था।
जो मिल रही है। आप देखिए, आप हमें आप देखा, आप इनका काम है हमें पूछना, क्योंकि अपोजिशन इज वेल, कीजिए अपोजिशन, मगर आप उन चीजों को भी गिनिए जो इस गवर्नमेंट ने आज तक किया है। मैंने कहा कि जहां कहीं भी गलत, जहां मौत हुई है, गलत मौत हुई है, उसका उस आदमी का जिसके साथ इन्वॉल्वमेंट है, जितनी की, चाहे पुलिस डिपार्टमेंट हो, चाहे कोई भी हो, चाहे किसी पार्टी का हो, सजा बराबर मिलेगी, टाइम आने पर मिलेगी। चलिए, वो उस टाइम का हमें भी सर इंतजार रहेगा और हम जरूर कोशिश करेंगे कि कौल साहब से रूबरू हो उस टाइम पे, क्योंकि इंसानों की मौत इस तरीके से जाया नहीं हो सकती। आबिद वानी साहब, मैं आपसे समझूंगा, बहुत देर से आपकी तरफ नहीं आया। सवाल सिर्फ इतना है, आप बार बार चिल्लाते हैं कि स्टेटहुड चाहिए, स्टेटहुड के बाद ये सारे मामले हल हो जाएंगे। क्या गारंटी है? क्या एजेंसियां उस टाइम पे काम नहीं करेंगी? क्या माजी में इस तरह के वाकयात नहीं हुए? वानी साहब, देखिए, पहले तो मैं आपको बोल दूं, अगर आपको लगता है कि कोई भी सरकार एक कॉन्फ्लिक्ट जोन में जब ऑपरेट करती है तो वो एक आइडियल सरकार एक आइडियल तरीके से काम कर सकती है, तो ये कहीं ना कहीं आपकी गलतफहमी है। जहां तक कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट का ये स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ एक वास्ता है, उसमें हर चीज मैनेज करना बहुत ही मुश्किल होता है। देखिए, सिक्योरिटी और सॉवरेंटी की बात जब आती है तब कोई भी मुल्क कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। आज तक जितने भी सालों से हमने देखा है, चाहे हमारी सरकार थी, चाहे पीडीपी की सरकार थी, कोई ना कोई मुद्दा होता था और स्ट्रीट एंगर देखने को मिलता था, जिसके बावजूद भी करीबन हमने डेवलपमेंटल काम या लोगों के एस्पायरेशन उनको आज तक साथ चलाया है। देखिए, आज का दौर दूसरा है। आज आप ये बोलेंगे कि 2010 में जो हुआ था वो फिर से वही रिपीट होगा जब स्टेटहुड भी मिलेगा। देखिए, मैं समझता हूँ ये कहीं ना कहीं एक पेसिमिस्टिक नजरिया है चीजों को देखने का। अभी एडवोकेट साहब बात कर रहे थे कि आपकी जबान बंद क्यों है। देखिए, हमारी जबान बंद नहीं है, हमने अपनी जबान को सही प्लेटफॉर्म पे यूज किया और तमाशे के लिए यूज नहीं किया। होम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द यूनिफाइड कमांड, तो हमने उनके पास गुहार लगाई और ये बोला कि लोग एलिनेट हो रहे हैं। सिक्योरिटी सिचुएशन डिस्कस हुई, जो कि उमर साहब ने वहां से बाहर निकल के वाज़हतन सब मीडिया में बोला। देखिए, उसके बावजूद भी अगर कोई अपोजिशन करना चाहे और बार बार ये कहना चाहिए कि नहीं, लॉ एंड ऑर्डर की भी अकाउंटेबिलिटी हम इसी सरकार से लेंगे, तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, आप बोलिए, लेकिन हकीकत उससे चेंज नहीं होती। हकीकत तब चेंज होगी जब हमें वापस राज्य का दर्जा मिलेगा, तब शायद अगर लॉ एंड ऑर्डर हमारे पास हो, आप बिल्कुल हमसे अकाउंटेबिलिटी मांग सकते हैं। जिस तरह मचिल में एनकाउंटर हुआ था और हमने उस टाइम कोर्ट मार्शल कराया था, सजा दी थी लोगों को। पीएसए था तो पीएससी को हमने, और उसकी जो डिटेंशन पीरियड थी, अली मोहम्मद सागर उस टाइम लॉ और पार्लियामेंट्री अफेयर्स के मिनिस्टर थे, कैबिनेट ने 2011 का आप अमेंडमेंट पढ़िए पीएसए में क्या हुआ है, हमने कैसे जुवेनाइल्स को उससे बाहर निकाला, डिटेंशन पीरियड कम किया। तो हमने बहुत सारे ऐसे सिक्योरिटी वाइज भी उठाए थे मुद्दे जो कोएलिशन की वजह से पूरे नहीं हो पाए, लेकिन कुछ अभी भी ऑन डॉक्यूमेंट्स है। ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन की हमने हमारी हर बार बात की, जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भी एंडोर्स किया ड्यूरिंग द। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं, जिन वाकयात का आप जिक्र कर रहे हैं वो सारी चीजें हक बजानिब है, बिल्कुल दुरुस्त है आबिद साहब। लेकिन मैं आपसे समझूंगा कि क्या ये सही नहीं है जो पीडीपी कह रही है कि हजारों नौजवान ऐसे भी तो हैं जिसका जिक्र आप नहीं करते हैं और आज वो जेल के सलाखों के पीछे हैं, आज तक उनका कुछ शुरू भी नहीं हुआ मामला। देखिए, unless and until things that are prone to be dangerous to the integrity and sovereignty, that nobody is going to intervene in that. ना वो पीडीपी कर सकती है। अगर पीडीपी ये बोलती है कि जिन लोगों पे ऐसे केसेस लगे हुए हैं जो जिससे हिंदुस्तान की इंटीग्रिटी और सॉवरेंटी को खतरा है और हम उनके हक में और उन्हीं की वकालत कर रहे हैं, तो ये बोले ऑन मीडिया चैनल, बोले वैसी बात। यहां से आप हिंदुस्तान के आईन पे कसम खा के, आपके 3 एमएलए इस टाइम है, और यहां से आप कोई ऐसी बात कर देंगे जो शायद हिंदुस्तान की सालमियत और इंटीग्रिटी के लिए खतरा हो, तो शायद आपको देखना पड़ेगा आप कहीं पर दोगलापन कर रहे हैं। हाँ, चलिए, हो सकता है उस दोगलापन के लिए मैं जवाब लूंगा, आदित्य जी से जवाब लूंगा, लेकिन वानी साहब बिल्कुल एक सवाल आपसे और उसके बाद मैं आदित्य जी की तरफ शिफ्ट होऊंगा। सवाल यह है कि जिस तरीके से अभी हमने बाइट सुनाई थी, बार बार आपके सारे बड़े लीडरान और जितने भी हैं सभी के सभी ये कहते हुए नजर आते हैं, वही मुफ्ती सईद, वही महबूबा मुफ्ती जी, इन्हीं सब की वजह से जो है 2019 का वाकया हुआ। सर, आपको नहीं लगता कि ये नाजायज है ये कहना भी या सोचना भी? कैसे आपको लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर या कानून, आईन, इन तमाम तर चीजों की इजाजत भी देता है? कहीं ना कहीं फिट नहीं बैठता। सर, हमें जरूर समझाए कि ये कैसे हुआ। मुफ्ती सईद साहब और महबूबा मुफ्ती जी कैसे जिम्मेदार हैं 2019 के लिए?
देखिए, पहले आपको ये याद करना चाहिए कि तब जब बाइफर्केटेड एक मैंडेट मिला था तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक एक्सटेंड अनकंडीशनल सपोर्ट एक्सटेंड किया था, क्योंकि हमें अंदाजा लग गया था कि बीजेपी which was in power in the center has an agenda from last 70 years. तो उसकी बनक सबको थी, ऐसा नहीं है कि आपको नहीं पता थी, आप एक ज़हीन जर्नलिस्ट है या पीडीपी वालों को नहीं पता थी, बट स्टिल उस टाइम अगर आपको याद होगा एक इनफेमस फ्रेम टू जस्टिफाई दैट अलायंस, इन्होंने कहा था कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल का अलायंस हो रहा है। आपको भी पता है, हमें भी पता है, जब ऐसा होता है तो दुनिया खत्म होती है। तो उसके बाद जो इनके साथ हुआ, इन्होंने बीजेपी के साथ एक ब्लाइंडेड फेथ में चले गए। इन्होंने उस टाइम उनके साथ सरकार बनाई और नतीजा आपके सामने है। बीजेपी ने इनकी कुर्सी नीचे से खिसका दी। महबूबा जी को पता भी नहीं था कि जब वो सेक्रेटरीट में बैठी थी वो कब चीफ मिनिस्टर से हट गई और अपना एजेंडा इंप्लीमेंट किया। तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अगर 2010 की जिम्मेदारी उमर साहब ले रहे हैं, अगर ऑन द फ्लोर ऑफ असेंबली वो अपोलोजाइज कर रहे हैं, क्या महबूबा जी ने एक बार अपोलोजाइज किया कि 2014 में हमने मैंडेट बीजेपी के खिलाफ लिया फिर उन्हीं के साथ सरकार बनाई? क्या बात कर रहे हैं? चलिए, इसका जवाब मैं खुद देने से बचना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आदित्य जी इस चीज का जवाब दें। दो चीज कि पीडीपी, माफ कीजिएगा लेकिन इस लफ्ज को मुझे शायद दोहराना पड़ेगा, पीडीपी दोगलापन दिखा रही है, माफी के साथ, लेकिन जो कि एनसी ने कहा, और दूसरी चीज कि जो अभी इन्होंने सवाल उठाए। आदित्य जी। मैं भी माफी चाहूंगा कि मैं बेसिकली ये क्योंकि मैं जम्मू से आता हूं, तो जब जब नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग वहां से उठ के ये बात बोलते हैं जी कि बीजेपी को सरकार में लाकर बेसिकली फाउंडेशन लेगी गई थी आर्टिकल 370, तो ये तो नालायकी है। अगर आपके साथ सरकार बनते, आपके साथ सरकार टूट जाती तो 2019 में 303 सीट लाने से मोदी को किसने रोकना था? आपने या मैंने? जब आप ऐसी बेकार चीज बेचते हो, यही फ्रॉड आपने बेचा। 50 एमएलए आए ना, तो अब जबान कहां है? और ऑन टॉप ऑफ इट बीजेपी कम्स फ्रॉम जम्मू। इफ यू हैव दैट मच ऑफ प्रॉब्लम, प्लीज डोंट टेल योर चीफ मिनिस्टर नॉट टू पुट हिज फुट डाउन हियर इन जम्मू। टेल हिम टू लिव इन कश्मीर ओनली इफ ही इज दैट सेंट्रिक। जो मैंडेट था, मैंडेट नॉर्थ पोल साउथ पोल, यू नो व्हाट इट मींस? इट मींस द डिवीजन दैट वाज क्रिएटेड बिकॉज ऑफ अब्दुल्लास ऑल देयर लाइफ बिटवीन जम्मू एंड कश्मीर, बिकॉज दे रूल्ड दिस स्टेट फॉर 50 years। 50 साल में जो उन्होंने डिफरेंशिएशन क्रिएट की थी जम्मू और कश्मीर के बीच में, इट वाज नॉट बेस्ड ऑन रिलीजन, इट वाज बेस्ड ऑन रीजन, बिकॉज जम्मू के अंदर मुसलमान आबादी काफी ज्यादा है। बिल्कुल। तो उसके बावजूद में जो डिफरेंस किया, तो उस दोनों रीजन्स को बराबर और बराबर स्पेस दी गई थी। इतने मंत्री बने थे, एमएलए आए थे 25 बीजेपी के, एक पॉलिटिकल पार्टी के 25 एमएलए थे, 28 पीडीपी के थे। आप कहना चाहते हैं कि वो छोटे छोटे आप सबको जोड़ के आपके विंस एंड फेंसेस पे एक कंप्लीट सरकार बनाई जाए, कंप्लीट कश्मीर बेस्ड, और जम्मू का कोई आदमी ना हो। तो आपने क्यों सुरेंद्र चौधरी को बनाया? ठीक है, आता हूं आबिद वानी साहब आपकी तरफ, लेकिन उससे पहले इनको मुकम्मल करने दीजिए। नंबर 2 जहां पर बात रहती है बोलने की, ये कहते हैं कि हमने जी जहां पर बोलना था वहां बोला। आपने क्या उमर साहब ने अमित शाह से या होम मिनिस्टर को फॉर दैट मैटर ये कहा कि दिस इंक्वायरी हैज टू बी डन इन सच अ मैनर? और क्या आपने एग्जैक्टली क्या, डू यू हैव रिलीज्ड अ स्टेटमेंट ऑन दैट? आप कहते हैं कि हर चीज को जी हम तमाशे के लिए नहीं करते। आप उमर साहब का ट्विटर पेज सीखें। अगर तमाशा उससे बड़ा कोई चीज है हिंदुस्तान के पॉलिटिक्स में, कोई और पॉलिटिशियन कर रहा है, तो यू कैन बीट मी ऑन दैट। ही क्लिक्स पिक्चर्स विद एवरीथिंग, इवन इफ ही गोज फॉर अ रन, ही पोस्ट दैट थिंग। तो ये चीज भी पोस्ट करो ना ऑनलाइन कि आपने एग्जैक्टली क्या बोला होम मिनिस्टर साहब से और क्या एश्योरेंस मिली। अभी आदित्य जी बीच में रोक रहा हूं। अभी एक ट्रेंड चल रहा है लगातार, कई साल से हम देख पा रहे हैं जिस तरीके से ट्रेंड ये है कि राइट विंग में शामिल हो जाओ और उसके बाद आगे चांसेस पॉलिटिकल पार्टियों के या लीडरान की बढ़ जाती है, थोड़े से लाइफ साइकिल थोड़ी सी बढ़ जाती है। आपको लग रहा है कि एनसी वही कदम उठा रही है? मैं आपको एक चीज बताता हूं, देखो हिंदुस्तान में जो लड़ाई है वो आइडियोलॉजी की लड़ाई है जी। एक आइडियोलॉजी है जो आरएसएस एंड बीजेपी की आइडियोलॉजी है, एक आइडियोलॉजी है जो इंडिया अलायंस ने बनाई थी। इंडिया अलायंस में मल्टीपल पार्टी थी लेकिन आइडियोलॉजी के लिए सेम थी। जो नेशनल कॉन्फ्रेंस आज कर रही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस अपनी आइडियोलॉजी शिफ्ट कर रही है। जब उमर साहब कहते हैं ईवीएम वाला इशू जो है वो बकवास है, दैट्स अ शिफ्ट। जो उनके वालिद साहब बोलते हैं इंडिया अलायंस के प्लेटफॉर्म से, जब वो क्वेश्चन करते हैं वन नेशन वन इलेक्शन वाले इशू पे, व्हेन ही कीप्स हिज माउथ मम, ही सेज आई डोंट हैव एन ओपिनियन अबाउट इट, जबकि पूरे ऑपोजिशन का एक है वो शिफ्ट ले रहे हैं बिकॉज ही फील्स दैट इज हाउ ही विल सर्वाइव। इनको कोई लेना देना नहीं है जम्मू कश्मीर का क्या होता नहीं क्या होता, इनको 5 साल कुर्सी पे बैठना है। आप मुझे बताओ व्हाई इज ही क्राइंग सो मच अबाउट स्टेट? बिकॉज ही वांट्स अ कंट्रोल ओवर पुलिस।
अवसर चाहिए उसको सैल्यूट मारने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये बड़ी बात है। बिल्कुल आदित्य जी, मैं आपको दोबारा जो है इस चीज के लिए मैं अभी आपसे पूछता हूं, लेकिन उससे पहले कौल साहब आपकी इजाजत लेकर के, क्योंकि आपसे बात करने वाला था मैं, लेकिन आपकी इजाजत से सिर्फ 1 मिनट, आबिद वानी साहब कुछ कह रहे थे, फिर मैं आपकी तरफ आता हूं। वानी साहब देखिए, पहले तो मैं इनको ये बोल दूं तो ही इज नोबडी टू से दैट उमर साहब कांट सेट foot in Jammu और I should tell him to do that. इतने मैच्योर ये होने चाहिए कि डिवाइसिवनेस अगर करनी होती, हमें जम्मू में उतना मैंडेट नहीं मिला था जितना हमने कैबिनेट शेयर जम्मू के लोगों को दिया है। आज डिप्टी चीफ मिनिस्टर जम्मू से है, आज मिनिस्टर फॉर ट्रांसपोर्ट स्पोर्ट्स सतीश शर्मा जम्मू से है, जावेद राणा साहब जम्मू से हैं। तो ये जो इनकी हिपोक्रेसी, इनकी बातों की हिपोक्रेसी और तारीख की कमी जो होती है वो उससे नजर आता है। दूसरी बात ये जो जस्टिफाई कर रहे हैं सर, लेकिन बीच में अगली बात आप जरूर बोलिएगा, लेकिन जम्मू के लोग भी ऐसा सोच रहे हैं, मतलब जम्मू की आवाम भी ऐसा कह रही है आपके लिए। नहीं, जम्मू की आवाम तो मुझे लगता है खुश होगी कि उनको अनड्यू रिप्रेजेंटेशन मिला है। हमें तो उतना इलेक्टोरल गेन नहीं हुआ, बट वी हैव गिवन देम द ड्यू रिप्रेजेंटेशन, अ फेयर रिप्रेजेंटेशन इन द कैबिनेट। एंड द सेकंड पॉइंट, व्हेन मिस्टर गुप्ता सेज दैट whatever transpired between the home minister and the chief minister should be made in public. Why so? Why? Because it's an issue of security. Why to give details in public? Why is he so tempted towards knowing what transpired between the home minister and the chief minister? जब चीफ मिनिस्टर साहब को लगेगा वो सही बयान देंगे, जब उनको लगेगा डिटेल्स का बयान पब्लिक डोमेन में देनी है उस मीटिंग के बारे में वो होंगे। देखिए, ये सारी चीजें बिना तर्क के अपोजिशन करने की चीजें ये चलती नहीं है। इससे कुछ नहीं हासिल होने वाला है इनको। इनकी पीडीपी की आज 3 पे क्यों आ गई? बिकॉज दे वर रिजेक्टेड बाय पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, दैट्स द ओनली रीजन, एंड वी हैव बीन एक्सेप्टेड विद अ ह्यूज मैंडेट। और उस मैंडेट की लाज रखना, हमें 5 साल मिले हैं, कोई 4 महीने में हमारे सारे वादे हमें पूरे नहीं करने हैं। अभी तो पहला बजट भी हमारा आने वाला है, अनाउंसमेंट्स भी आने वाली है, तो ये थोड़ा धैर्य से काम ले। तो अभी बहुत कुछ करना है नेशनल कॉन्फ्रेंस को, और मुझे लगता है अपोजिशन को इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है, बस सिवाय थोड़ा ये जो ड्रामा कर रहे हैं आजकल लाइफलाइन में आने के लिए, उससे परहेज करें। ठीक है, एक चीज, जिस तरीके की चीजें आपने कही इसमें भी हालांकि बहुत सारे सवाल ऐसे पैदा होते हैं जिसकी वजह से समझना बहुत जरूरी है। कई सवाल जो आमतौर पे इस वक्त देखने को मिल रहे हैं, हालांकि ये रिपीटेड क्वेश्चन है जो मैं नहीं चाहता हूं पूछना, लेकिन फिर भी लोगों का ख्याल कुछ भी हो, लेकिन पॉलिटिकल पार्टियों का यह ख्याल है कि आखिर इतनी ज्यादा कुर्बत, इतनी ज्यादा रिश्तेदारी, इतनी ज्यादा मोहब्बत मरकज के साथ कैसे? और अगर इस चीज को दूसरे अंदाज से हम समझें तो क्या इसके अलावा भी कोई चारा है? फिर पीडीपी क्या चाह रही है कि क्या सीधे तौर पे लट लेकर के मरकज को दौड़ा लिया जाए? इन तमाम तर चीजों पे हम बात करेंगे, लेकिन मैं कौल साहब की तरफ आने की कोशिश करूंगा। कौल साहब, ठीक है, वादे आप कर रहे हैं, सारी चीजें गुड गुड दिखाई दे रही है। देखिए, क्या बीजेपी आज जिस तरीके से डिमांड करती हुई नजर आए, मेरे ख्याल से बारामूला या अनंतनाग के जो वहां के जो हेड हैं आपके बीजेपी के, एग्जैक्ट मुझे नाम याद नहीं, शायद मैं भी थोड़ी देर के बाद रिकॉल कर पाऊं, उन्होंने कहा कि एनसी को इस्तीफा दे देना चाहिए। क्यों साहब, आपको क्यों लगता है? मतलब एनसी अगर जीत गई है और उसको अब इतना ज्यादा चारों तरफ से आप लोग घेर रहे हैं, तो अब आप क्या चाहते हैं कि एनसी इस्तीफा भी दे दे? लोगों के मसाइल भी हल नहीं हो पा रहे, स्टेटहुड मिल नहीं रहा है, खजाना खाली है, पैसे नहीं है, ढेर सारी मुसीबतें एनसी के पास है इस वक्त, तो एनसी क्या करे आखिर आपकी नजर में? देखिए, तो ये जो बारामूला और इसकी बात की, जो भाजपा के हमारे लोगों ने कहा वहां पर जी, ये तो मैं आपसे सुन रहा हूँ, हर एक की अपनी अपनी वो बात होती है। तो पार्टी के लेवल के हिसाब से जो इस वक्त मैं आया हूँ आपके चैनल के माध्यम से इशू पर बात करता हूँ। हाँ, मोहम्मद लतीफ भट्ट साहब पुलवामा की बीजेपी के जो प्रेसिडेंट है, उन्होंने कहा है जी, हमारे प्रेसिडेंट है पुलवामा से साथ में, तो किस पन्ने पर उसको बोला गया, क्या प्रश्न था उसमें, कैसे, जैसे आपने मुझसे कहा कि 3 महीने 4 महीने हम भी कहे, देखिए हम मतलब हमने डाइवर्ट नहीं किया। चलिए, हो सकता है उनकी सोच हो जाती तौर पे, इसमें हम जाएंगे भी नहीं। कौल साहब, एक बात और उसके बाद आप पूरी बात मुकम्मल रखिएगा। सच बताइए, क्या वाकई जो अफवाहें उड़ रही है कि एनसी और बीजेपी जो है काफी ज्यादा मतलब दोस्त बने हुए हैं, क्या वाकई इसमें भी कुछ सच्चाई है या फिर र्यूमर ही है? देखिए बात ऐसी है कि आज जो बीजेपी के मेरे भाई साहब कह रहे हैं या नेशनल कॉन्फ्रेंस के, देखिए हर एक ये एक सोच होनी चाहिए ना, मतलब नेगेटिव थिंकिंग आप माइंड में रखोगे बार बार तो नेगेटिव सोच आ सकती है। उमर साहब इस वक्त चीफ मिनिस्टर है, तो इसमें तो हर एक को पता है चीफ मिनिस्टर ऑफ J&K स्टेट, ही इज आल्सो माय चीफ मिनिस्टर एज ए पर्सन, मैं ये बात को आपको एक्सेप्ट करना चाहिए।
सर हम आपकी सारी बातों को सर आंखों पे रख रहे हैं, एक ही चीज खटक रही है, आप स्टेटहुड पता नहीं कब दीजिएगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन अब तक बिजनेस रूल तक तय नहीं हो पाया सर। मतलब जाहिर सी बात, आप सोचिए जरा इस चीज के बारे में, हुकूमत कैसे चलेगी? आप पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस को टाइम दे रहे हैं, आप हमारी बात को प्लीज चलिए चलिए आप बोल लीजिए, मैं सुनता हूं आपको, चलिए बोलिए। मैं हम्बल सबमिशन, बोलिए बोलिए कौन सा सर, क्योंकि पत्रकार है, बहुत ही उस डालते हैं लोगों को पॉलिटिक्स को, तो प्लीज प्लीज बोलिए, बात को समझिए। बोलिए। मेरी देखिए, हमसे जो कश्मीर में लोग क्यों जुड़े, 200, 400 लाख, 2 लाख जुड़े हमसे, क्योंकि जो हमने वादे किए, जो हमने बात की है, जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने सच बात रखी, तो हमने करके दिखाया। हमने दिल्ली में आज इलेक्शन जीता और वहां जो बातें हमारे प्रधानमंत्री जी ने रखे वो करके दिखाई, कि जो भी प्रधानमंत्री जी हमारे प्रधानमंत्री जी ने बातें रखी, जो डेवलपमेंट की बातें कि हम डेवलपमेंट की, इनका ही गुप्कार अलायंस था दोनों का, कहां गया वो? पीडीपी एज वेल उस टाइम में ठीक थी। मैंने पिछले डिबेट में भी कहा था कि इनकी जो ट्रेन चल रही थी इलेक्शन के दौरान में, कि पब्लिक को बेवकूफ कराने में, दोनों पार्टियों को मैं कहता हूं कि पहले वहां से ट्रेन निकली, एक स्टॉप पर आ गई, वहां तक हमारा अलायंस है, उसके बाद दूसरे पर रुक गई, वहां अलायंस नहीं है। ये चलता रहा, इनका कारवां चलता रहा। कि मुद्दों पर बात कीजिए, इश्यूज क्या है, लोगों के दिलों को आप लोगों ने खराब किया था 60 साल में नेशनल कॉन्फ्रेंस को, और उसका आधा हिस्सा पीडीपी ने किया। चलिए, उधर कांग्रेस को घेर रहे थे, इधर आप नेशनल कॉन्फ्रेंस को घेर रहे हैं। एक चीज कौन साहब देखिए, ट्रैक रिकॉर्ड की जिसकी आप बात कर रहे थे कि बीजेपी जो कहती है, आला कमान जो कहता है, वो हमेशा कर करके दिखाता है। मैं आपको कम से कम 5 बड़ी बड़ी चीजें गिना सकता हूँ एटलीस्ट। छोटा कार्यकर्ता के नाते में कहना चाहता हूँ कि जिस बात पर आप रबड़ खींच रहे हो, स्टेटहुड, चलिए नहीं चाहिए सर, स्टेटहुड छोड़ दीजिए अभी फिलहाल के लिए। मुझे ये बताइए, बिजनेस रूल होम मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी थी, क्यों नहीं बनाया आपने? कैसे चलेगी हुकूमत? कैसे पता होगा कि सीएम को क्या करना है, एमएलए को क्या करना है और एडमिनिस्ट्रेशन को क्या करना है? अगर उमर साहब कल ये बात रखी, उसने अपना जेएनके की बात रखी, उसने नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात नहीं रखी, मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूँ, क्योंकि जो बात गृह मंत्री से उन्होंने बात की है, आप हमारे पीडीपी के हमारे एडवोकेट साहब भाई साहब कह रहे हैं कि उनको एफिडेविट देना चाहे था, बाहर लेकर ये खुश होते। अरे भाई साहब, अभी आप बात कर रहे हो कि जो मौत हुई है, जो बारामूला में है, हमारे आदमी थे, एक इंसान थे, उन पर आप मुझे पकड़िए, बिल्कुल बात को बताएंगे, हम भी बात रखेंगे एडमिनिस्ट्रेशन से कि भाई साहब इसमें कीजिए, और हमने आपसे वादा कर रहे हैं ना। अभी इश्यू डाइवर्ट मत कीजिए, डोंट डाइवर्ट इश्यू है। अभी जो बात हुई थी, जो वहां पर गलत हुआ, उस गलत के साथ में आप पीडीपी अलग रख लीजिए, भाजपा अलग रख लीजिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस अलग रखिए, आप इंसानियत की बात कीजिए, जो आज तक इन दोनों पार्टियों ने नहीं किया है कश्मीर के लोगों के साथ, पर्टिकुलरली यहाँ जम्मू की तो बात ही नहीं थी पहले से। आप इनको लग रहा है कि देखो इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं रहा है, इनके पास रहा कुछ नहीं, और इसीलिए हम चाहे लतीफ साहब ने कि हमारे प्रेसिडेंट साहब ने, पुलवामा ने, किसी ने बात तो करेंगे, क्या आप हमें बंद करेंगे 4 महीने में? इसलिए सर मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही है, जो अकाउंटेबल है इस चीज के लिए। कौन साहब आप बात पूरी कर लीजिएगा, मुझे बताइए, आप जो चीज कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है, मैं आपसे सिर्फ एक ही चीज सवाल करूंगा। आप जो कह रहे हैं पीडीपी और एनसी को सर कैसे घेर सकते हैं आप? मुझे समझ में नहीं आ रहा। एडमिनिस्ट्रेशन आपके हाथ में, सर पावर आपके हाथ में है, आपकी वजह से ये सारी चीजें हुई, और आप कह रहे हैं कि ये इन लोगों को इस तरह की हमने कभी आप बताइए, आप मुझे बताइए कहां पर घेरा हम लोगों ने? हमने इनको क्या पकड़ा है? हमने इनको कहा कि आप होम मिनिस्टर साहब के मत जाइए? हमने क्या होम मिनिस्टर साहब ने इनको मुलाकात नहीं दी? क्या प्रधानमंत्री जी ने इनको मुलाकात की जो हमारी पार्टी से है? क्यों आप बताइए ना मुझे, आप बताइए कहां पर इनको रोका गया, कहां पर कुछ चीजें जो एलजी साहब से ली गई वो पिछली बार इनको दिया गया नेशनल कॉन्फ्रेंस में हमारे चीफ मिनिस्टर साहब को? क्योंकि मैं आदर के साथ कहता हूं सर आदर नहीं दिखाई। जब आपकी मीटिंग हुई थी, आपने सीएम तक को नहीं आवाज दी। अंदर स्टेट के अंदर जो आपकी मीटिंग होती है श्रीनगर में बड़ी बड़ी, उसमें खासतौर पे सिक्योरिटी के ऊपर जिसका मामला बिगड़ा हुआ है अभी और जिसपे हम और आप बात कर रहे हैं, उसमें तक तो अफसर सरकार को पूछते नहीं है, फिर आप बात कर रहे हैं इस चीज की। देखिए ये जो ये कहते हैं कि हम सरकार को नहीं पूछा गया, हर एक चीज का एक दायरा होता है, बिल्कुल पूछा। चीफ मिनिस्टर इज ए चीफ मिनिस्टर, क्या आपको कहते उसको नहीं पूछा गया? क्योंकि इनको पता था वहां क्या हम बात करेंगे, जब एजेंडे पर ये बात ही नहीं करते,
एजेंडे से डाइवर्ट किए। अभी मैंने मित्र ने कहा कि इन्होंने फिर नेशनल कांग्रेस पीडीपी से, हमने पीडीपी को क्यों बरकरार किया उस टाइम? वाई? बिकॉज उन्होंने जो हमसे मैनिफेस्टो, जो हमसे स्वर्गीय मुफ्ती साहब ने जो एजेंडे पर बात की, जब हमारी चीफ मिनिस्टर मैडम उस टाइम महबूबा जी थी, उन्होंने जब हट गई वहां से, तो हमने अपना समर्थन वापस लिया। सर, पीडीपी के साथ भी आपका तालमेल नहीं था, एनसी के साथ भी तालमेल फिलहाल नजर नहीं आ रहा, और इसीलिए मैं आदित्य जी से ये समझूंगा, सरकार नहीं चलाएंगे हम, झूठे धोखे नहीं देंगे कश्मीर के लोगों के। हमने, हमारी गवर्नमेंट नहीं थी कभी भी, हमारी गवर्नमेंट, आज भी हमारी गवर्नमेंट नहीं थी, फिर भी हमारी जो स्कीम्स है वो घर घर पहुंची है। एक आदमी, सर वो सेंट्रल स्कीम की बात, देखिए सेंट्रल स्कीम की बात अगर मैं करूंगा तो जाहिर सी बात है बहुत टाइम हो जाएगा, लेकिन इतना तो हकीकत है लगातार सीएम साहब या एनसी गवर्नमेंट बहुत सॉफ्ट रही है आपके लिए, वो चाहे पॉलिटिकल हो या फिर वक्त की जरूरत हो, लेकिन इतना जरूर है कि आपकी तरफ से बहुत ज्यादा बेहतर रद्द अमल नहीं आया सर। खैर, इस सिलसिले में आपसे जानूंगा, लेकिन आदित्य जी मैं आपकी तरफ आऊंगा। देखिए जो सिचुएशन अभी चल रही है, आपको क्या लग रहा है कि एनसी इस वक्त कहां पे खड़ी है? क्योंकि इधर कितनों भी सॉफ्ट हो जाएं, इस तरफ से कुछ भाव तो मिल नहीं रहा है। माफ कीजिएगा मुझे इस जुमले के लिए, शायद मुझे कोई दूसरा जुमला नहीं मिला। और दूसरी चीज है, अवाम का कोई मसला हल नहीं हो रहा है, तो फिर अब पीडीपी क्या चाहती है? देखिए, मैंने आपके ही शो पे पहले भी मेंशन किया था, जब कमांड की यूनिफाइड कमांड मीटिंग हुई थी होम मिनिस्ट्री में, जिसमें उमर साहब को नहीं बुलाया गया था, मैंने तब भी कहा था कि आप जो उसी होने की कोशिश कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ या बीजेपी के साथ, उसका कोई फायदा नहीं है। आपने एज ए चीफ मिनिस्टर, देयर इज नो डाउट कि आपको कोऑर्डिनेट करना है सेंटर के साथ, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, लेकिन अगर वो आपको दिखता है कि अगला फॉर ग्रांटेड आपको ले रहा है, द अदर पर्सन इज टेकिंग यू फॉर द राइट, तो वोट तो आपको लोगों ने दिया ना, बीजेपी ने तो वोट दिया नहीं है, या मोदी साहब आकर आपका बटन दबा कर गए थे। ये वोट जो है आपको लोगों का, तो लोगों के मसले करो। बीजेपी के पैनलिस्ट ने एक बात बड़ी सही बोली, वो बात सही भी है। एज ए यूनियन टेरिटरी काफी चीजें जो हैं वो गवर्नमेंट के पास अपने पास भी हैं, क्या वो उनमें से कोई चीज कर रहे हैं? आप अगर इनका मैनिफेस्टो अगर इनके पास है, या आप स्क्रीन पे चला सकते हैं, क्या 200 यूनिट बिजली के ऊपर कोई स्टार लगाया था टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई का? क्या वो 12 सिलेंडर के ऊपर टर्म्स एंड कंडीशन का लगाया था? या वो रिजर्वेशन को रीलुक ली जाएगी उसके ऊपर टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई का कोई स्टार लगाया था? तब तो आपने बोला था ना हम सब कुछ करेंगे। तो आपने सिर्फ एक स्टेटहुड का बहाना पकड़ के आप बैठ जाओगे, उससे लोगों का मसाइल नहीं खत्म हो रहे। जहां पर आपको बात करनी, देखिए जम्मू कश्मीर में ट्रबल्ड स्टेट है, बिकॉज यहाँ पे मिलिटेंसी ने बहुत डीप रूट्स बनाए थे। Exactly. अब हालात बेटर हुए हैं, चीजें बेटर हुई हैं, लेकिन लोगों का कॉन्फिडेंस विद रिगार्ड टू जो लिमिट क्रॉस करती हैं एट टाइम्स ब्लैक शीप्स इन दी पुलिस, बिकॉज पुलिस ओवरऑल स्ट्रीमलाइंड है, जेके पुलिस ही बैकड्रॉप है जिसके बेस पे आपने प्रैक्टिकली जम्मू कश्मीर को इंटैक्ट रखा। जम्मू कश्मीर पुलिस ने काफी कॉन्फिडेंस, लेकिन उसके अंदर कुछ अफसरान ऐसे हैं जो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। अब आप उनके खिलाफ भी आवाज नहीं उठाओगे तो फिर तो आप लोगों का कॉन्फिडेंस नहीं है ना। द पॉइंट इज दैट वी आर नॉट टेलिंग देम नॉट टू डू समथिंग, वी आर टेलिंग देम टू डू समथिंग। प्रॉब्लम इनकी ये है कि हम इनको कह रहे हैं कि काम करो, और इनको काम करने में दिक्कत है। ठीक है, आप कहीं पे भी हमें पॉइंट आउट कर दे, 4 महीने हमने कोई चीज कहा कि ये चीज मत करो, हमने कहा रिजर्वेशन को रीलुक करो, हमने कहा कि जनाब बात करो, हमने कहा होम मिनिस्टर से बात करने की हो तो इस मसाइल के बारे में कौन सा बात हूं आपकी तरफ। अगर आपको 200 मिनट देनी तो है ना, काम तो आपने करना है ना, बट आप काम ही नहीं करते हो और आप सिर्फ एक ही बहाना मारते हो स्टेटहुड, और दूसरा कहते हो मेरे पास पावर, ये तो नहीं है। चलिए इसका जवाब पहले ले लेते हैं, उसके बाद मैं आपकी तरफ आगे बढ़ूंगा। वानी साहब, एक चीज है, अगर छोटा सा एक टुच्चा सा इंश्योरेंस होता है ना, उसमें भी एक स्टार दिख जाता है टर्म्स एंड कंडीशन का। आपने वादे के वक्त तो कभी नहीं कहा था सर, ये बात तो हकीकत है, मैं आपसे इसका जवाब चाहूंगा। देखिए किसी भी वादे से हम पीछे हटे तो नहीं। पहली बात है, ये सभी वादे पूरे करने के लिए एक स्टेट बजट होता है। ये गुप्ता साहब लीगल टर्मिनोलॉजी तो बोलेंगे, लेकिन जो बात इनको पता है वो नहीं बोलेंगे। एक बजट होता है जिसके मुताबिक हम बजट एलोकेशन करते हैं, चाहे वो सीएपीडी में हो, चाहे वो बिजली में हो, चाहे वो किसी भी तबके और किसी भी डिपार्टमेंट के लिए हो। तो अभी बजट आने वाला है, हम पेश करने वाले हैं, और उसके लिए ब्रॉड बेस्ड कंसल्टेशन उमर साहब कर रहे हैं। जो आपने देखा होगा, हर किसी तबके के साथ वो बात कर रहे हैं कि हम बजटरी एलोकेशन कैसे इंक्लूसिव बनाएं, चाहे वो ट्राइबल कम्युनिटी हो, चाहे वो बिजनेस स्टेक होल्डर्स हो, पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हो। देखिए आपको अगर याद होगा तो 40 करोड़ का कैपेक्स बजट जो डिस्ट्रिक्ट प्रायोरिटाइज कर रहा था, आज उसकी ताकत एमएलए को
आज हर कॉन्स्टिट्यूंसी में इनके भी 3 MLA हैं, वो भी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में प्रायोरिटाइज करेंगे डेवलपमेंट कामों को, कैसे वो एलोकेट करेंगे उन चीजों को। हमने हर कोई चीज जिससे पॉलिटिकल सिस्टम और एडमिनिस्ट्रेशन में एक कोऑपरेटिव रोल रहे, एक फैसिलिटेशन का रोल रहे, वो किया। और जहां तक सेंटर की बात है, उस पे हम कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को डिफाइन कर रहे हैं। और उसमें इनका ये कहना है कि अवाम इस बात से आहत नहीं है कि इस वक्त खजाना खाली है, पैसे नहीं है, बजट नहीं है। अवाम इस बात से आहत है कि आपने जब वादे किए थे काफी पुरजोश थे आप। देखिए, वादे हमें 5 साल में पूरे करने हैं, तो अभी जुमा 4 महीने हो गए। सर, आपने कहा था कि बिजली, पानी, सिलेंडर वगैरह का जो मुद्दा है वो 5 साल में हम हल करेंगे। पहले अगर आप मुझे बात करने, चलिए बोलिए प्लीज बोलिए। मैंने अभी कहा कि हर चीज के लिए एक बजट होता है, और इस साल का बजट अभी हमने पेश नहीं किया। आफ्टर द बजट हमने पहले भी बोला था 200 यूनिट मार्च में हम फ्री करेंगे। हमारे तर्जुमान आला ने भी बोला था, हम उस वादे पे वादा बंद है। हमें राशन कैसे करना है, हम उस वादे पे वादा बंद है। लेकिन बजट तो पेश करने दीजिए, हमें बजटरी एलोकेशन तो करने दीजिए। तो ये कंसल्टेशंस किस लिए हो रही हैं? और अगर आपको याद होगा, पिछले साल का बजट जो सेंटर का था वो 42,000 करोड़ था। आज हमें 41,000 करोड़ मिला, उसमें 1,1200 करोड़ के करीबन डिक्लाइन आया, और उस पे हम ऑलरेडी 13,000 करोड़ के फिजिकल डेफिसिट में है, जो हमने इनहेरिट किया है। तो ये कहने में तो बातें हैं, बीजेपी के पीडीपी के तो 3 MLA हैं, बोलते रहेंगे कि ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, लेकिन जिनको करना है वो जानते हैं हमें कैसे करना है। हमने जो इनहेरिट किया है वो सारा पीडीपी और बीजेपी की जो कोalition थी उससे इनहेरिट किया है, और अभी 4 महीने हुए हैं, अभी 4.5 साल बाकी है, हम सारे वादे। चलिए, हालांकि पीडीपी को भी हुकूमत करने के हैं तजुर्बे, खैर ये उनका मसला है, अभी वही जवाब देंगे। कौल साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगा। मुखिया तो अभी आप ही हैं, इंचार्ज आप ही हैं। मैं आपसे सिर्फ एक सवाल करूंगा, अवाम की तरफ से, सियासी पार्टियों की तरफ से नहीं। आप क्या चाहते हैं? शुरू में आपने भी, जितने भी आपका मैनिफेस्टो हमने पढ़ा, उसमें यही है कि आवाम के मसले हल होंगे, आवाम को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचाया जाएगा। लेकिन फिलहाल जो सिचुएशंस देखने को मिल रही है उसमें आवाम के फायदे या फायदे वाले कोई भी काम या सरकार की मदद अपोजिशन की तरफ से किसी भी तरह का दिखाई नहीं दे रहा। अगर है तो प्लीज बताइए हमें। देखिए, पहले तो मैं बहुत ही आभार प्रकट करता हूं कि आज मेरे जो पीडीपी के भाई साहब बैठे, उन्होंने ये कहा कि हालात ठीक हो चुकी है। इससे हालात ठीक हो चुकी, तो हालात बिल्कुल एक ऐसी वेकेंसी थी कश्मीर की, ये नाजुक स्टेट थी, इसमें टू के कदम डालना पड़ रहा था। और आज के लोग बहुत खुश है, आज का मेरा नौजवान खुश है। इनकी जो मैंने कहा ना, बार बार ये कहना बहुत मुश्किल होता है किसी को टिप्पणी करने के लिए। आज हमारे दोनों भाई साहब जो हमारे कम्युनिस्ट है, उन्होंने एक्सेप्ट किया कि कश्मीर की हालात सिचुएशन ठीक हो चुकी है। सर, वो किसी और कॉन्टेस्ट में था। खैर, आप मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए, आवाम के हित में क्या होगा। देखिए, आपको देखिए, मैंने कहा आवाम के लिए हमने पहले भी दे चुके हैं। आप अभी कहेंगे मेरे को कि नहीं, जो वो सेंटर से स्कीमें आ चुकी थी, सेंटर से ही आता था सारा कुछ, स्टेट से इम्प्लीमेंट करके जब सेंटर से आता था अपने तो हमने पहुंचा दी है। आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, बजट में मिलेगा एवरीथिंग our state will get from the center, उसमें कोई तो कोताही नहीं होगी, जबकि हर एक स्टेट में मिले वैसा हक उनको भी मिलेगा। सब्र करिए, आप देख लीजिए, आहिस्ता आहिस्ता ट्रेनें भी आ चुकी है, बहुत कुछ आने वाला है कश्मीर के लिए, क्योंकि कश्मीर को डुबोया उठाया, तो इसको, इस मैया को हमने ऊपर लाया। आप आगे देख लीजिए, हौसला कर लीजिए, दिल जीतिए लोगों का, आपको मंडी मिला है। एक 30 सेकंड में जवाब ले लेते हैं आदित्य जी। मुझे सिर्फ एक सवाल पूछना 30 सेकंड के लिए बीजेपी से, कि ये स्पोक्स पर्सन है, उनके डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट हैं, बड़े ओहदे पे हैं। सिर्फ एक चीज पूछना सर, एक टाइमलाइन बता दो जिस टाइम में आप स्टेटहुड देंगे, ताकि नेशनल कॉन्फ्रेंस का रोना बंद हो और हमें भी क्लैरिटी आए। चलिए, वानी साहब। देखिए, मैं तो कंक्लूजन में यही बोलूंगा, तो हम तो स्टेटहुड का रोना रोएंगे, जम्मू कश्मीर के लोगों की जो भी आसाइश जिससे हो, हम तो रोएंगे। पीडीपी भले ही ना रोए, पीडीपी सिर्फ तंज करती रहे, कोई कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन ना करे, लेकिन हमें रोना पड़े, हमें जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए भीख भी मांगनी पड़े, हम मांगेंगे और लोगों को रिलीफ देंगे। रही बात बीजेपी के जो भाई साहब अभी स्पोक्स पर्सन बोल रहे थे कि सब कुछ मिलेगा, बजट तो एलोकेट हो गया, फिलहाल 41,000 करोड़ का है और उसी नैरो विंडो में हमें काम करना है। रही बात इनके काम करदगी की, आज क्या किया है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितनी बढ़ गई है, कैसे नौजवान सड़कों पे है,
कैसे हमारा फिजिकल डेफिसिट बिल्कुल, उसके लिए हम सारी चीजें यकीनन बारी बारी चीजों को हम जरूर समझेंगे। कौन सा 30 सेकंड। 60 साल आप लोगों ने हुकूमत की है, ये आपकी बदौलत से जो हुआ है,